Let us start with the MCQs from electrostatics. Yes, I hope you can see the screen. Okay. ठीक है, तो देखो पढ़ो एक बार ठीक से क्वेश्चन. Two conducting spheres of radii 3 centimeter and 1 centimeter are separated by the distance of 10 centimeter in the free space. Just wait. Okay, so the two conducting spheres of radii 3 centimeter and 1 centimeter are separated by distance 10 centimeter in free space. If the spheres are charged to the same potential, that is of 10 volt each, then the force of repulsion between them is. Okay, तो देखो force of repulsion हमको ढूंढ के निकालना है. एक सिंपल सी पहली बात ये है कि ये दोनों जो स्पीयर्स है वो सेम पोटेंशियल तक चार्ज किए हुए हैं. अब ये तुमको पता होगा ऑलरेडी कि कोई भी स्पीयर जो है, सपोज ये स्पीयर है, तो उसका रेडियस दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर. ओके, और ये दूसरा स्पीयर जो है उसका रेडियस दे रखा है 1 सेंटीमीटर, राइट. और ये दिया है कि दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है तो वो 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस बीच में लिखा हुआ है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द. अभी देखो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है तुमको पता है ना. पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज गिवन बाय द फॉर्मूला 1/4 pi epsilon naught into q1 into q2 upon r. This is the formula for potential, electric potential, right. तो जबकि यहाँ पे दिया हुआ है कि दोनों जो स्पीयर्स है तो वो सेम पोटेंशियल पे चार्ज्ड है. ओके, तो इसका मतलब V1 इज गोइंग टू बी इक्वल टू V2. सॉरी, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, सिंपली Q1 अपॉन R, इतना ही है. मतलब Q अपॉन R ये फॉर्मूला होता है पोटेंशियल के लिए कैथोडिक से. तो अगर ये है तो उस केस में फिर ये फर्स्ट जो चार्ज है, फर्स्ट चार्ज Q हियर, और चार्ज कैन बी रिटन एक्सप्रेस, चार्ज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द पोटेंशियल लाइक दिस. Q इज इक्वल टू 4 pi epsilon naught इनटू, ये उस तरफ चला जाएगा तो Q बनेगा R into V, करेक्ट है. तो ये बन गया हमारा चार्ज का फॉर्मूला. सो वी कैन से दैट दिस फर्स्ट चार्ज Q1 will be equal to 4 pi epsilon naught into रेडियस उसका कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, राइट. सो इट विल बी 3 into 10 raised to -2 meter, and that is multiplied with potential 10 वोल्ट. ओके, ये 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच में दिया हुआ है. मतलब दोनों का पोटेंशियल कितना दिया है, 10 वोल्ट दिया है. तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 10 वोल्ट, राइट. यस, एंड वी कैन जस्ट फाइंड दिस आउट फर्दर. एंड Q2 कैन अगेन बी रिप्लेस्ड बाय द सेम फॉर्मूला. यही फॉर्मूला हमको यूज करना है. यहाँ पे R2 जो है
तो वो आपको रिप्लेस करना पड़ेगा. So it will be 4 pi epsilon naught into रेडियस के बदले क्या आएगा, तो उसका रेडियस दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर into 10 raised to minus 2 meter, and that is multiplied with 10 volt potential again. So here it is 10. Okay, and now we want to find out the force of repulsion between them whenever they are kept at a distance of 10 centimeter in the free space. So the formula for that will be force F is equal to, it is 1 upon 4 pi epsilon naught, okay, into q1 q2 upon r square. करेक्ट है, ये बन गया फॉर्मूला. अभी इसको अगर हम यूज करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में देखो हमको क्या मिलेगा. ऑलरेडी वी हैव दिस q1 and q2 in this above. The force of repulsion between them will be 1 upon 4 pi epsilon naught into, यहाँ पे देखो q1 के बदले हमको रिप्लेस करना होगा ये जो उसका वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे. सो दिस हैज टू बी पुट हियर. तो q2 के बदले यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे 4 pi epsilon naught into 3 into 10 raised to minus 2, and that is multiplied with 10, right? And here q2 का जो वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है वो हम रिप्लेस करेंगे यहाँ पे, ठीक है, q2 के बदले. तो फिर से हम यहाँ पे लिख देंगे उसको 4 pi epsilon naught into into 1 into 10 raised to minus 2, and that is multiplied with 10, right? So here it is 10, and that is whole to be divided by r square, that is the distance between these two charges का whole square. तो distance कितना है उन दोनों के बीच में, 10 into 10 raised to minus 2. So here it is 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 into 10 raised to minus 2 हो गया. और उसका अगर स्क्वायर करेंगे तो देखो हमको क्या मिलेगा अभी नेक्स्ट स्टेप में. So first of all we can understand here that this 4 pi epsilon naught, okay, ये 4 pi epsilon naught और ये 4 pi epsilon naught कैंसिल हो जाएगा, बराबर. और जो बचा हुआ है तो उसमें देखो 3 into 10 raised to minus 2 और ये 1 into 10 raised to minus 2 and 10 into 10. So what is this 10 into 10? It becomes 10 raised to plus 2, and here 10 raised to minus 2 will also get cancelled. तो देखो यहाँ पे ये जो 10 raised to minus 2 है ये इस 10 और इस 10 के साथ कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट है. और ठीक है, अभी बचेगा क्या फिर, तो हम लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में here it will be 3 left out as it is. ये 3 जो है वो बचा रहेगा यहाँ पे. So you can just copy it down here. 3 into इधर से ये 1 into 10 raised to minus 2 बचा हुआ as it is, right? This is 10 raised to minus 2, and here 4 pi epsilon naught, okay, that is also left as it is. So this is 4 pi epsilon naught, and it is to be divided by this 10 into 10 raised to minus 2 का whole square. अभी what is this 10 into 10 raised to minus 2? It becomes 10 raised to minus 1, right? And इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो वो क्या बनेगा, 10 raised to minus 2 बनेगा, that's it. So here in the denominator we are going to get this 10 raised to minus 2 simply, right? Which will just once again get cancelled with this 10 raised to minus 2 here, which is in the numerator. ये और ये कैंसिल हो जाएगा और फिर से बचेगा क्या हमारे पास, simply 3 into 10 raised 3 into 1 4 pi epsilon naught. But as we already know that 1 upon 4 pi epsilon naught का वैल्यू कितना होता है, देखो यहाँ पे 1 upon 4 pi epsilon naught happens to be actually equal to 9 into 10 raised to 9, right? So अगर हम ये बात यूज करेंगे यहाँ पे तो हमको मिलेगा ये 3 as it is into ये 4 pi epsilon naught, लेकिन ऊपर में न्यूमरेटर में है ना, तो ये तो हमारे पास 1 upon 4 pi epsilon naught का वैल्यू है, तो इसलिए 4 pi epsilon naught का वैल्यू कितना आएगा, 1 upon this whole thing. That means it will be 1 upon 9 into 10 raised to 9. So the final answer will actually be 3 into 1 upon 9 into 10 raised to 9, correct है. And if you just reduce this
3 with 9, leaving behind 3, then we can get this 1 upon 3 into 10 raised to 9, which goes up and becomes 10 raised to minus 9. And that is going to be in Newton. So this is going to be the final answer. That is the force. So the force will actually be equal to 1 upon 3 into 10 raised to minus 9 Newton, which is going to be there in this option A here. Chalo, okay. So the second one. Yes, two equal metal balls are charged to 10 and minus 20 units of electricity, मतलब coulombs, ठीक है? Then they are brought in contact with each other and then again separated to the original distance. The ratio of magnitudes of the force between the two balls before and after contact is. तो देखो यहाँ पे लिख से the two balls are अभी देखो when they are initially carrying the charges of 10 and minus 20 units of electricity, then what is the force between these two balls? So force 1, F1 we can say, it will be actually proportional to Q1 into Q2, correct है? Q1 Q2 के साथ ये force proportion में होगा क्योंकि distance तो same ही है. देखो यहाँ पे क्या बोला है कि again separated to the original distance बोला है कि नहीं? तो इसका मतलब distance is going to be the same. Okay, so when distance is going to be the same, then the force is proportional to Q1 Q2, the product of Q1 and Q2. So the force F1 initially will actually be proportional to the product of 10 and minus 20, correct है? हाँ. Okay, so here the force will be proportional to 10 into minus 20. Okay, first, but when these two are kept in contact, तो इन दोनों को जब हम कांटेक्ट में लेके आएंगे तो क्या होगा कि उनके ऊपर का जो चार्ज है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. रीडिस्ट्रीब्यूट तो रीडिस्ट्रीब्यूट इस तरह से होगा, जो टोटल चार्ज इनके ऊपर कितना होगा, देखो Q1 प्लस Q2 कितना है. So if you just find it out, then 10 minus 20, which comes out to be minus 10, correct है? This is the total charge. And if you just divide it in two parts, then Q1 plus Q2 upon 2 कितना बनता है देखो ठीक से. तो उसको अगर आधा कर देंगे तो वो बन जाएगा minus 10 divided by 2. तो मतलब वो बनता है minus of 5, right? And then in this case, this is going to be this Q1 dash. And that is same is going to be this Q2 dash also. Okay, Q2 dash will also be the same thing. So we can just say that after contact, the first sphere will have a charge of minus 5 coulomb and the second sphere will also have the charge of minus 5 coulomb. And in this case, the force between them will just be proportional to the product of their charges again. So the final force F2 here is actually going to be Q1 dash into Q2 dash, which is actually, so F2 will be proportional to minus 5 into minus 5. That means it is going to be proportional to 25, correct? So F2 is proportional to 25, whereas F1 is proportional to, देखो यहाँ पे F1 is proportional to minus 200, right? So if you just take the ratio of this F1, which is there in equation number 1, and this F2, which is there in equation number 2, so we can just get that F1 upon F2 is going to be equal to 200 upon 25, which happens to be actually F1 upon F2 is equal to 8:1. That means the ratio of the forces acting between these two charges after and before. लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है हमको, बिफोर एंड आफ्टर. तो बिफोर वाला कौन सा है, F1, और आफ्टर वाला F2. तो बिफोर एंड आफ्टर ही निकाला ना हमने. That is going to be 8:1. So we can just select this 8:1. That is the A as a correct option. Okay.
Just take the screenshot of this if you want. Yes, let us see the sixth question now. Just read the question carefully. There are three charges, 1 microcoulomb and 2 microcoulomb, which are kept at the vertices ABC of an equilateral triangle ABC of side 10 centimeter respectively. Then the resultant force on the charge C is, yes, I have explained this in the theory. If you remember, तो हमने theory में ये discuss किया था कि how to find out the forces due to combination of these charges. Okay, so consider this equilateral triangle. And the three charges are kept at the corners of this equilateral triangle. Okay, तो ये मान लो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके तीन कॉर्नर्स पे तीन चार्जेस रखे जा रहे हैं. सपोज यहाँ पे एक चार्ज हमने रख दिया जिसको हम बोल देंगे Q1. ओके, यहाँ पे एक चार्ज रख दिया जिसको हम बोल सकते हैं Q2, और तीसरा जो चार्ज यहाँ पे उसको हम बोलते हैं Q3. ओके, एंड नाउ विल सी what we want to find out is the resultant force acting on the charge at C. C मतलब कौन सा, ये तीसरा वाला, ये Q3 जो है. अब देखो Q1 कितना है, it is going to be 1 microcoulomb, right? 1 microcoulomb. Q2 is actually going to be 2 microcoulomb and Q3 is also 2 microcoulomb. Sorry, 1 ये Q1 और Q2 जो है वो दोनों 1 microcoulomb है और Q3 सिर्फ 2 microcoulomb है. ओके, तो अब देखो Q3 के ऊपर जो फोर्स एक्ट होगा, इस Q1 की वजह से जो फोर्स एक्ट होगा कि नहीं Q3 के ऊपर, तो वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, जरूर इस डायरेक्शन में होगा. देखो, ठीक है, सो वी कैन कॉल इट एज F31, राइट? इसको हमको बोलना होगा F31. Okay, and at the same time, if you consider the force acting on this Q3 due to this Q2 here, इस Q2 की वजह से जो फोर्स एक्ट होगा Q3 के ऊपर, that will actually be in the direction here, in this direction here, which will be denoted by Q32 here. ठीक है, इसको हमको Q32 बोलना होगा. So this is F32. This is F32 here. Okay, and now we will have to find out the resultant of these two forces by according to the parallelogram law. So let us see, if we draw the parallelogram whose diagonal, whose sides are like this, तो ये इस तरह से अगर parallelogram draw करते हैं तो उस parallelogram का जो resultant होगा, तो that resultant will actually be the resultant force, the net force acting on this point Q3 here. समझा ठीक से? ये जो है जिसको हम बोल देंगे एक्चुअली F3. ठीक है, F3 is actually going to be the resultant of F31 and F32. And now if we just see carefully here, this F3, magnitude of this F3 is actually going to be equal to root of, according to the parallelogram law of vector addition, the F3 will be of magnitude which is given by root of F32 ka square. Okay, plus here it is F31 ka square plus 2 times of F32 into F31 into cos of
the angle between these two vectors, that is 60. But here we can just use a shortcut technique which we already discussed in the theory, that whenever the two vectors are of same magnitude and inclined at an angle 60 degree with each other like this, then they produce a resultant which is of magnitude √3 times of each of them. ठीक है, ये रिजल्ट जो है तो वो हमने ऑलरेडी प्रूव किया है, और इसका क्या गारंटी है कि ये F32 और F31 का मैग्नीट्यूड सेम होगा? You can just check. See, F32 can be written to be equal to 1/4 pi epsilon naught into जिन दो चार्जेस के बीच में वो फोर्स है उन दोनों का प्रोडक्ट. तो यहाँ पे देखो ये Q1 और Q3 इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे आएगा. So here it will be Q1 into Q3 upon distance between them का square. What is the distance between these two charges? It is, we can consider it as R, and that R is given to be 10 centimeter actually. So उस 10 का हम स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे. So मतलब R स्क्वायर ही हो गया वो. ठीक है. And what about F31? F31 can be found out to be simply equal to 1/4 pi epsilon naught once again into, here it is going to be Q1, sorry, यहाँ पे एक्चुअली F32 में यहाँ पे क्या आने वाला है, Q3 और Q2 आने वाला है, बराबर. और यहाँ पे क्या आएगा, Q3 और Q1 आएगा. That is to be divided by R square once again, because it's a equilateral triangle. So equilateral triangle का साइड सभी सेम होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे R तो सेम आएगा. बट यहाँ पे देखो Q1 is going to be same as Q2, which is going to be same as 1 microcoulomb, बराबर. And Q3 is only different, which is going to be 2 microcoulomb. उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये सपोज इक्वेशन नंबर 2 है, तो यहाँ पे F32 और F31 इन दोनों का वैल्यू सेम ही होगा, क्योंकि देखो Q3 अपनी जगह पे है, सिर्फ Q2 के बदले Q1 आ गया. बट ऑलरेडी हमको पता है कि Q1 और Q2 सेम ही है, तो इसलिए यहाँ पे ये पूरा F32 जो है, so this F32 will actually be same as F31 in magnitude, and that's why since they are in same in magnitude, so the resultant of these two, that is F3 here, will actually be √3 times of F32 और F31 here. और ये √3 कैसे है समझा ठीक से, क्योंकि वैसे भी अगर करके देखो तो cos 60 का जो वैल्यू है वो हाफ डाल के देखो, so that is 2 and 2 will get cancelled, and since F32 and F31 are equal, we can just get this F32 square plus F31 square, मतलब ये तीनों F32 square plus F32 square plus F32 square, मतलब वो 3 times of F32 square आएगा, जो कि एक्चुअली yes, जो कि एक्चुअली √3 times of F3 रहेगा, F32 रहेगा, जिसमें हमको अभी हम वैल्यू डाल सकते हैं, तो हमको मिलेगा F3 which is equal to √3 times of, here it is F32. F32 मतलब क्या, ये देखो ये F32 यहाँ पे है इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो अगर हम डाल देंगे वहां पे तो ये बनेगा 1/4 pi epsilon naught into Q3 into Q1 okay, and that is divided by R square, right? So if we just put the values here, then we can just be able to get that F3 is equal to, तो ये बन गया F3 और इस तरफ √3 as it is into, what is this 1/4 pi epsilon naught, we already know that it is 9 into 10 raised to 9 Newton, correct है. And Q1 into Q3, what is Q3 here, Q3 is given to be 2 microcoulomb, बराबर. तो यहाँ पे डाल दो 2 microcoulomb, माइक्रो मतलब 10 raised to -6, and Q1 is given to be 1 microcoulomb, so it is 1 into 10 raised to -6 again, and that is to be divided by this R square, where R stands for distance between this, मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड जो कि दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, बराबर. चेक करो एक बार ठीक से, 10 सेंटीमीटर, राइट. So we can just put it here 10 centimeter, but 10 centimeter मतलब कितना, 10 into 10 raised to -2 meter,
and 10 into 10 raised to minus 2 becomes 10 raised to minus 1 actually. और उसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो हमको मिलेगा, ओके, रूट 3 को भी लिख सकते हैं 1.732 इंटू 9 इंटू ये सारे 10 के पावर जब कलेक्ट करो तो 10 raised to 9 minus 6 comes out to be 10 raised to 3 actually, and 3 minus 6 comes out to be 10 raised to minus 3, and this 10 raised to minus 2, तो ऊपर में क्या बचा, 10 raised to minus 3 बचा, और नीचे क्या बच रहा है, 10 raised to minus 2 बच रहा है, ओके, और ये 2 जो है वो भी है ऑलरेडी एज इट इज, सो हियर इट विल बी 2 एज इट इज, ओके. So this 10 raised to minus 2 goes up and becomes 10 raised to plus 2 and becomes 10 raised to minus 1 finally. And here's 1.732 multiplied by 18. Okay, 1.732 into 18, and that is multiplied by 10 raised to minus 1. मतलब in short हम इसको लिख सकते हैं आराम से, that is 1.7 into here it is 1.8. okay, so 1.7 into 1.8 कितना बनता है, 18 का स्क्वायर कितना बनता है, 324, राइट, यस, 324 का से थोड़ा कम आएगा, और 17 का स्क्वायर कितना बनता है, ऑलमोस्ट इट कम्स आउट टू बी 29, तो 289 से थोड़ा ज्यादा आएगा, सो इट्स ओके, 3.11 या 3.1 के आसपास आंसर होगा, ठीक है, मतलब 2.89 से छोटा और 3.24 से ज्यादा कम, तो it's okay, we can just select it as a 3.12, that is the D is the correct option. This D will be selected as a correct option, no doubt. Yes, okay, just take the screenshot of this. Yes, let us try this question number 7th here. Okay, the force of interaction between the two charges, Q1 that is equal to 6 microcoulomb and Q2 equal to minus 2 microcoulomb, sorry 2 microcoulomb. तो देखो Q1 कितना है, 6 माइक्रोकूलम है, और Q2 दिया हुआ है 2 माइक्रोकूलम, इज 12 न्यूटन. तो यहाँ पे F1 जो है, F1 will be actually proportional to Q1 into Q2 again, okay, and F1 is given to be 12 Newton, and F1 will actually be proportional to Q1 into Q2. अभी Q1 कितना है, 6 है, और Q2 कितना है, 2 है, ठीक है. But what about F2? अब देखो, F2 is the force acting between these two charges when the charge of minus 2 coulomb is added to each of the charges. अब देखो दोनों के अंदर अगर हमने minus 2 coulomb ऐड कर दिया तो क्या होगा, तो Q1 dash will become 6 minus 2 मतलब 4, and Q2 dash will actually become 2 minus 2 which becomes 0, correct? Yes, so Q2 dash will become equal to 0 and Q1 dash becomes 4. So what is the force of attraction or repulsion F2 between the two charges out of which one of the charge is going to be 0? जैसे यहाँ पे देखो Q2 dash is going to be 0. So since this Q2 dash is 0, so the product will be 0 actually, and hence we can just say that the new force of interaction between these two charges will be 0, just because one charge becomes 0, and since one charge becomes 0, the product becomes 0. So that's why the second charge doesn't matter. Second charge कितना भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. एक्चुअली एक चार्ज 0 होने की वजह से, मतलब एक चार्ज न्यूट्रल है
So it will be unable to attract another charge with some force, and that's why the force of attraction between them will be 0. That's it. Yes, let us work out this 10th question. Yes, question number 10. Just read the question. See here, two small spheres, balls, each carrying the charge 10 microcoulomb, are separated by the two insulated threads of equal length of 1 centimeter each from the fixed in the ceiling. It is found that in equilibrium, the threads are separated by an angle of 60 degree between them, as shown in this figure. Then what is the tension in the thread? Okay. तो देखो एक सिंपल सी बात ऐसी है कि if we just draw this diagram once again here, then this is the first thread, this is the second thread, and this is the charge kept here. यहाँ पे एक चार्ज जो है वो लगा हुआ है. Okay. So see, this is the charge kept here, and another charge is kept at this point here, right? So what will happen here is, first of all, there will be a force of repulsion between these two charges. तो इन दोनों के बीच में जो force of repulsion होगा, ये देखो इन दोनों के बीच में जो force of repulsion होगा, वो डिपेंड करेगा उन दोनों के डिस्टेंस के ऊपर और उन दोनों के चार्जेस के ऊपर, बराबर? So if we just see, if we just try to find out this force, then that force will actually be given by F is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught okay, 1 upon 4 pi epsilon naught into Q1 into Q2 upon R square, correct? So if we just try to find out that force, then that force F becomes actually equal to 1 upon 4 pi epsilon naught, matlab hi 9 into 10 raised to 9, correct? So here this is 9 into 10 raised to 9 into Q1 Q2 upon R square. So what is Q1? Q1 is 10 microcoulomb and Q2 is also 10 microcoulomb. So here it will be 10 into 10 raised to minus 6 into again 10 into 10 raised to minus 6, and that is to be divided by R square, where R is given to be 1 meter. अभी वैसे तो देखो ये थ्रेड का जो लेंथ है वो 1 मीटर दिया हुआ है, ठीक है? ये देखो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ है वो 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, लेकिन ये एंगल भी तो 60 है. अब जब ये एंगल 60 डिग्री है तो ये इक्विलेटरल एंगल हो गया, क्योंकि these two angles will also be 60 just because these two sides are equal. So the angles between in front of them must also be equal, and since this single angle is 60 and remaining angle has to be divided into equal parts, so remaining angle becomes 120, which can be divided into equal parts as 60 and 60. So we can just get that this is 60 and this is also 60, so that this all three angles become 60. That means this triangle becomes an equilateral triangle, and hence the third side, मतलब ये जो नीचे वाला जो साइड है हॉरिजॉन्टल वाला, वो भी उतना ही बनेगा जितना ये है, ये दो बाकी दोनों है, जो कि 1 मीटर ऑलरेडी दिया हुआ है. तो इसलिए फिर यहाँ पे जो थर्ड साइड है वो 1 मीटर बनेगा. ये हम समझ सकते हैं आराम से. Just by using 10 standard geometry, we can get the side length of this, that is 10 मीटर 10 सेंटीमीटर. तो ये 10 सेंटीमीटर हमको मिल गया नीचे का साइड, ठीक है? और जो ये हमको यूज करना होगा इधर डिनोमिनेटर के अंदर, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 सेंटीमीटर विच कैन बी रिटन एज 10 रेज टू -1 मीटर, और उसका स्क्वायर एज इट इज
जिससे कि हमको ये मिलने वाला है आगे नेक्स्ट स्टेप में। तो f विल बिकम एक्चुअली इक्वल टू 9 एज इट इज इंटू 10 का सारे पावर्स करेक्ट करो फटाफट। तो देखो 10 इंटू 10 रेज टू हाउ मच इट इज 9 माइनस 6 मतलब वो बन गया 10 रेज टू माइनस 12। तो 9 minus 12 becomes 10 raised to minus 3, and here 10 raised to 1 and 10 raised to 1 becomes 10 raised to 2, and this 10 raised to minus 2 goes up 10 raised to plus 2, so 2 plus 2 becomes 4, 4 minus 3 मतलब 1 मतलब 10 बनता है, मतलब वो 90 बन गया, so you can call it as 90 Newton, right? So this is 90 Newton force. Okay, so this force will be acting on this charge, ये इस तरफ का जो चार्ज है उसके ऊपर इस फोर्स, ये जो फोर्स है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मतलब इस डायरेक्शन में काम कर रहा होगा, ठीक है, जिसको हम एफ ई बोल सकते हैं, ठीक है। ये जो द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज ड्यू टू दिस अनदर चार्ज विल बी डिनोटेड बाय एफ ई। ओके, तो ये एफ ई हमको कितना मिल गया 90 न्यूटन, यस, सो दिस इज एफ ई। ओके, नाउ व्हाट आर द अदर फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस चार्ज? One is gravitational force in a downward direction, which is Fg, and the other one is the tension in this string, correct है? तो इस string के अंदर जो tension आएगा वो भी उसके ऊपर काम करेगा, जो कि इस direction में होगा जरूर। अभी उसमें से क्या है कि जो gravitational force जो है वो तो already downwards है, तो it need not to be resolved। अच्छा, distance 1 meter है क्या? Okay, 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 right, 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 right. So no need to convert it into centimeter, and hence we can just make it correct and get this as 10 मीटर। तो 10 मीटर का स्क्वायर क्या बनेगा 10 रेज टू 2 बनेगा, एंड ऊपर कितना आया था हमारा? अच्छा, तो सीधी बात यह है कि यहाँ से 10 और ये 10 कैंसिल हो जाएगा, बराबर, और बाकी नहीं सॉरी 10 रेज टू 2 और 10 रेज टू 2 ऊपर का और नीचे का कैंसिल हो जाएगा। देखो 10 रेज टू 2 है ना यहाँ पे नीचे, मतलब वो 10 इंटू 10 ही हो गया, और ये 10 इंटू 10 ये भी कैंसिल हो जाएगा, जिसके कारण यहाँ पे 9 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 बचा रहेगा एक्चुअली। ओके, so here it is going to be 9 into 10 raised to minus 3 as a force. Okay, okay, so that 9 into 10 raised to minus 3 Newton, this is actually going to be the force acting on this due to the electric field or electric force. Okay, now just let us try to resolve this tension in two components. यहाँ पे भी टेंशन जो है T, उसको हम दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर देंगे। इसमें से एक कंपोनेंट जो है वो वर्टिकली अपवर्ड्स काम करेगा, जो कि इस तरफ उसको हम बोल सकते हैं T cos थीटा। ओके Sir, हाँ, sir, the distance is 1 meter, not 10 meters. अरे शिट, क्या कर रहा हूँ मैं? 1 मीटर तो वो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आ जाएगा, बराबर। ओके, तो ये कैंसिल भी नहीं होगा एक्चुअली, ठीक है। सो जस्ट वर्क आउट दिस फोर्स, हाउ मच इट कम्स आउट टू बी। सो यहाँ पे अगर 1 डाल दिया तो 10 into 10 becomes 10 raised to 2, and 9 minus 6 becomes 10 raised to minus 3, so it becomes 10 raised to minus 1 एक्चुअली, करेक्ट है, मतलब वो बन गया 0.9 न्यूटन, ठीक है, 0.9 न्यूटन। दिस इज द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्चुअली। नाउ इफ यू जस्ट ट्राई टू रिजॉल्व दिस टेंशन T इन टू कंपोनेंट्स, देन अभी देखो एक बात यहाँ पे नोट करो कि ये जो वर्टिकल, एक वर्टिकल लाइन अगर यहाँ पे ड्रॉ करते हो तो ये जो एंगल बनता है इस स्ट्रिंग का या थ्रेड का इस वर्टिकल के साथ, तो वो कितना बनेगा 30 बनेगा, देख सकते हो, क्योंकि इट विल बी द एंगल बाइसेक्टर बिकॉज बोथ ऑफ द चार्जेस आर आल्सो इक्वल एंड थ्रेड्स का लेंथ भी इक्वल है, तो इसकी वजह से यहाँ पे ये 30 एंगल बनेगा, ये भी 30 बनेगा ऑब्वियसली, मतलब वो एंगल बाइसेक्टर के अलॉन्ग रहेगा। जब ये 30 है तो ये भी 30 बनेगा जरूर,
और जब ये 30 डिग्री एंगल पे इंक्लाइंट है तो उसकी वजह से यहाँ पे टी का एक कंपोनेंट जो कि वर्टिकल कंपोनेंट कहलाएगा, तो वो बनेगा एक्चुअली टी कॉस 30, राइट है। ये टी एक्चुअली यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। So this is going to be t here, which can be resolved into two components, one of which will be t cos theta, vertical component will be t cos theta, and this horizontal one will be t sin theta. So you can call this vertical component as t into cos 30, and this horizontal one will become actually t into sin 30. Okay, and if we apply the condition of equilibrium, then we can just understand this vertical equilibrium जो है, ये जो vertical equilibrium अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे upward force कितना है t cos 30 और downward force कितना है, it is going to be the gravitational force which is equal to m into g actually, that is the mass of weight of this ball, ठीक है। तो इसकी वजह से हमको यहाँ पे मिलेगा t cos theta मतलब t cos 30 is equal to mg, ये फर्स्ट इक्वेशन हमको मिल गया। एंड सेकेंड इक्वेशन क्या मिलने वाला है हमको, चलो उसको हम इसको फर्स्ट बोल देंगे, इसको सेकेंड बोल देंगे और वो वाले को फर्स्ट बोलेंगे, इट डजंट मैटर, ठीक है। सो दिस फर्स्ट इक्वेशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग दिस कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल होंगे, ये अगर यूज करेंगे तो उससे हमको मिलेगा t sin 30 is going to be equal to Fe, that is the electrostatic force, right? And now if we just give this equation number 1 and this is equation number 2, and in order to get rid of this t, we can just divide these two equations so that we get this t sin 30 upon t cos 30, which happens to be equal to Fe upon mg, and then this t gets cancelled and we are left with sin 30 upon cos 30 matlab tan 30, right? So this is going to be tan 30 which is equal to Fe upon mg, where Fe is already found out here, which is going to be 0.9 Newton. So just replace it by 0.9. And what is mg? मास दिया है क्या दोनों का? अच्छा, टेंशन निकालना है हमको, ओके 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 ओके। तो टेंशन कैंसिल करने से तो काम नहीं चलेगा, है कि नहीं? तो टेंशन निकालने के लिए फिर क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस का स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे। देखो, see here, if you want to find out this mass of these particles, then we can also do that using this equation. तो यहाँ पे जो हमको मिलने वाला है, अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या मिलेगा, मास मिलेगा, because g is already known, that is of almost about 10. So if we just shuffle this, तो हमको मास m मिलेगा 0.9 upon tan 30 into 10, मतलब 10 into tan 30, and tan 30 as we know that it is 1 by root 3, so we can just get it, take it in the numerator. So it will be 0.9 into root 3, which is 1.732, and that is to be divided by 10, and hence we can get the mass of each particle, no doubt. But we don't want this mass to be found out. Instead of that, we want to find out this tension T here. So in order to find out the tension, just equation 1 का square plus equation 2 का square, मतलब हमको क्या करना है, इस इक्वेशन नंबर 1 और 2 का स्क्वायरिंग करके ऐड करना है, ठीक है। सो लेट अस स्क्वायर फर्स्ट। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ इक्वेशन नंबर 1? नहीं तो वो भी जरूरी नहीं एक्चुअली, मास तो वैसे भी हमको पता नहीं है, तो ये सिंपल सा इक्वेशन यूज करके भी हमको टेंशन मिल सकता है। देखो कैसे, क्योंकि देखो इक्वेशन 1 क्या कह रहा है, t into sin 30 is equal to Fe, where Fe is already found out to be 0.9 Newton here, so that we can get this t into sin 30 which is half, and that is अगर वो 0.9 न्यूटन है तो फिर t equal to क्या होगा, 0.9 into 2, that means it will become 1.8 Newton, correct है, and this will actually be the option,
which is there in the option number C here. Okay, so C will be the correct option. That's it. Yes. Chalo, ठीक है. So let us stop this lecture here. Rest of the MCQs we'll just continue in the next lecture tomorrow. Thank you all of you.